हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको कहा जाता है IAEA। इसको कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके अंदर टोटल आपको 175 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। और इसका एक बोर्ड होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसको बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, तो इसका भी बोर्ड होता है। इसी मेंबर्स में से चुना जाता है करीब 35 मेंबर्स। तो ये जो बोर्ड है उसके अंदर एक वोटिंग हुआ था ईरान को लेकर। ईरान आपको पता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल से गुजर रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको JCPOA बोला जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, राइट। तो ईरान के खिलाफ यहाँ पर US के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था। तो बताया ये जा रहा है कि इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर भारत ने ईरान को सपोर्ट कर दिया है। कहने का मतलब है कि उस रेजोल्यूशन को भारत ने सपोर्ट नहीं किया और एब्सटेन कर गया, और पाकिस्तान और लीबिया जो देश हैं उनके साथ भारत भी चला गया। तो यहाँ पर ये मामला है क्या, ये किस तरह की वोटिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, और ये जो नया कोर्स लॉन्च किया गया है, लाइव बैच स्टार्ट किया गया है, 20 जून से इसका पहला स्टार्ट होने वाला है क्लास। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जाइए और ये कोड का इस्तेमाल करिए, और आपको इनॉग्रल ऑफर के तौर पर सिर्फ 18,500 में ये अवेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। मैं आपको बताया IAEA, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इसको बनाया गया था 1957 में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बेसिकली आपका जो यूनाइटेड नेशंस की फैमिली है उसी के अंदर आता है। इनफैक्ट इसको एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मेन काम यही है कि एक सेंटर है फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर फील्ड में कोऑपरेशन अगर करना हो देशों को तो इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये प्रमोट करने की कोशिश करता है ताकि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं वो सेफ हो, सिक्योर हो, उसका पीसफुल यूज़ हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये मेन काम है इसका। और ये आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा, और इसके अंदर टोटल मेंबर 175 हैं। अब इस 175 मेंबर्स में से यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको चुना जाता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 35 बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें इस समय प्रेजेंट में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, US, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हुआ क्या है कि ईरान के ऊपर वोटिंग होनी थी। यहां पर ईरान के ऊपर एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके ईरान के खिलाफ लाया गया था, क्योंकि ईरान के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उसने यहां पर एक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जो यहाँ पर एविडेंस सामने आया था कि जो न्यूक्लियर ट्रेसेस हैं वो पाए गए हैं ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जो अनडिस्क्लोज लोकेशंस हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियर के ट्रेसेस हैं वो पाए गए हैं। तो ईरान उसको बता नहीं पा रहा था क्यों पाए गए हैं, किस लिए है। तो ईरान के इसी मूव को लेकर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाया गया था, और आप देख सकते हो ये 35 जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके द्वारा वोटिंग की जानी थी, जिसमें 3 मेंबर्स ने, भारत, पाकिस्तान और लीबिया, इन्होंने एब्सटेन कर दिया। मतलब ना तो यस में ना तो नो में। लेकिन एक प्रकार से क्योंकि यस में वोट नहीं किया गया, इसीलिए एक प्रकार से इसको ईरान को सपोर्ट दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 35 मेंबर्स में से 30 कंट्रीज में इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, यस में वोट किया। और ये रेजोल्यूशन लाया किसके द्वारा गया था, आप देख सकते हो US के द्वारा, और UK, जर्मनी, फ्रांस, इन 4 देशों के द्वारा ये पूरा रेजोल्यूशन लाया गया था। लेकिन 2 देश इसमें से ऐसे हैं, रशिया और चाइना, जिन्होंने ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट किया, मतलब कि इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरह का सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ पर रशिया और चाइना एक साथ आ चुके हैं। तो रशिया, चाइना ने एक प्रकार से ईरान को सपोर्ट कर दिया, नो में वोट किया, खिलाफ वोट किया। लेकिन भारत, पाकिस्तान, लीबिया, इन्होंने एब्सटेन कर दिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है, 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक तो यही बताया जा रहा है कि क्या
भारत ने ईरान को एक प्रकार से सपोर्ट दे दिया है इस मामले में, क्योंकि पिछली बार जब भी वोट हुआ था तो भारत ने ईरान के खिलाफ वोट किया था। आप देख सकते हो यूपीए सरकार के दौरान 2005 में, 2006 में, 2009 में हर समय यहां पर भारत ने ईरान के खिलाफ वोट किया था। इनफैक्ट 2009 में रशिया और चाइना ने भी ईरान के खिलाफ वोट किया था। लेकिन आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट एनिमी या फिर ना तो परमानेंट फ्रेंड होता है, तो चीजें काफी बदल भी सकती हैं। वही चीज हुआ है, आज के डेट में रशिया और चाइना ने यहां पर पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया ईरान को। तो एक तो यह है कि क्या भारत ने यहां पर ईरान को सपोर्ट किया, दूसरा यह भी बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी जो पॉलिसी है नॉन अलाइंड की, अब उस स्टैंड को बरकरार रखा है। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा होगा आपने कि वेस्टर्न पावर्स की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी भारत जो है रशिया के खिलाफ जो है पूरी तरह से वोट करे, लेकिन फिर अगेन यहां पर रशिया ने एब्सटेन किया था, यहां पर रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। और तीसरा एक और चीज है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हुए थे। जी हाँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस समय भारत में थे और उसी समय ये वोटिंग हुआ था, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत ने यहां पर ईरान को के खिलाफ वोट नहीं किया है। तो एक तो ये चीज है, ये आप अगेन 2009 का ये आर्टिकल आप देख सकते हो जब भारत ने यहां पर ईरान के खिलाफ वोट किया था, मतलब कि रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर दिया था। लेकिन यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मामला है क्या। देखो, आपको पता है कि विश्व भर में जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके पास तो न्यूक्लियर पावर है ही है। उसके बाद भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, कुछ चुनिंदा ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, ये सब जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ईरान के साथ, यहां पर ईरान क्या जो अपना एम्बिशन है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ये विश्व को चिंता है। और ईरान इसको डिनाई करता है। ईरान कहता है कि हम किसी प्रकार का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास जो भी न्यूक्लियर पावर है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में खर्च करते हैं, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में खर्च करते हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि आप देखोगे ईरान का ये मैप है, कुछ अनडिस्क्लोज कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जैसे कि नतान्ज हो गया, फोर्दो हो गया, यहां पर इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया जाता है कि आप एनरिचमेंट कर रहे हो यूरेनियम का, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है वहां पर। तो आप एनरिचमेंट क्यों करोगे जब आपको न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जैसी चीजें बना रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा शक हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ दे, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, उसको छोड़ दे, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करे, और जो यूएस ने सैंक्शंस लगा रखा था ईरान के ऊपर उसको हटा दिया जाए। इसी को लेकर एक डील स्ट्रक हुआ था 2015 में ओबामा के समय, और इस डील के अंदर आप देख सकते हो यहां पर ईरान के साथ साथ और भी 6 कंट्रीज थे। 6 कंट्रीज कौन से थे, एक तो जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उसके अलावा जर्मनी हो गया, और इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। तो ये देश ईरान के साथ एग्रीमेंट किए थे कि एक तो यहां पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और दूसरी तरफ यूएस और बाकी जो देश हैं वो यहां पर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर वो हटा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इससे विड्रॉ कर लिया, मतलब कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ओबामा के समय उससे हटा लिया। 2018-19 में आप देखोगे तो यहां पर हटा लिया गया। भारत के ऊपर भी प्रेशर आ गया कि हम जो ऑयल खरीदते हैं ईरान से वो ना खरीदें। लेकिन वापस से अभी क्या हुआ है कि जो बाइडेन जब से यहां पर प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया था कि वो ईरान के साथ वापस से एग्रीमेंट कर लेंगे, उसको रीजॉइन कर लेंगे। ये जो एग्रीमेंट था JCPOA उसको वापस से ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी तक वो चीजें सफल नहीं हो पाई हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो लगातार इंस्पेक्शन करती रहती है। ईरान के अंदर जो फैसिलिटीज है ना उसको इंस्पेक्ट करती रहती है कि कहीं ईरान उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है न्यूक्लियर पावर का। लेकिन जाहिर सी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया इस एग्रीमेंट से और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाया, ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, यहां पर जो ईरान है वो वापस से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर देगा। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अब ये कहना है कि देखिए यहां पर जो इंस्पेक्शन करने देना चाहिए था ईरान को वो हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता है। ऑल्दो अभी 1.5 साल पहले ईरान ने कहा था कि हम इंस्पेक्शन करने देंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से ये सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए ये जो रेजोल्यूशन है वो ईरान के खिलाफ लाया गया है कि आप प्रॉपर तरीके से हमें इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहे हो, ये पूरा मामला है। लेकिन लास्ट में ये भी आपको जानना चाहिए कि ईरान क्या कह रहा है। देखिए अभी ईरान के नए जो प्रेसिडेंट बने थे इब्राहिम राइसी, उन्होंने सारे चार्जेस को डिनाई किया है और ये कहा है कि हमारा कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है, यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबके सामने है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो उनका ये भी कहना था कि जो IAEA है वो हम जो भी कोऑपरेशन कर रहे थे उनके साथ वो
वो उसके लिए अनग्रेटफुल हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जब बाहर हो गए इस एग्रीमेंट से, उसके बावजूद भी जो है हमने यहाँ पर अपना कॉपरेशन जारी रखा था। ऑल्दो मैं बता दूं कि रिसेंट खबर ये भी आई है कि कुछ कैमरास वगैरह लगाए गए थे IAEA के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स पर, लेकिन उस कैमरा को भी डिसमेंटल कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो विश्व को यहाँ पर अब चिंता यह है कि क्या ईरान भी बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखते हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये अक़वाम मुत्तहिदा का ही एक अदारा है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर पे नज़र रखता है, और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल ना करे और पीसफुल इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, जिसे 1957 में कायम किया गया था, और आज इसके स्टेट मेंबर्स की तादाद 157 तक पहुंच चुकी है। पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि ईरान ने IAEA के जो कैमरे नस्ब किए गए हैं जौहरी तनसीबात के ऊपर, उन्हें एकतरफा तौर पर बंद कर दिया है, और इस अदारे की अब रसाई खत्म हो चुकी है ईरान के जौहरी प्लांट्स तक। इसलिए US, UK, जर्मनी और फ्रांस ने करारदाद जमा करवाई थी कि ईरान के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसने अदारे की रसाई जौहरी प्लांट्स तक महदूद कर दी है या ख़त्म कर दी है। इस करारदाद में 35 मेंबर स्टेट्स को वोट डालने का हक था, 30 ने ईरान के खिलाफ वोट दिया, यानी कि इस करारदाद के हक में वोट दिया। इंडिया, पाकिस्तान और लीबिया ने न्यूट्रल रह के इस वोटिंग से बाहर हो गए, जबकि रशिया और रूस ने वाज़ेह तौर पर ईरान के हक में वोट दिया। ईरान और इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त बहुत अजीब और दिलचस्प हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि इंडिया ईरान से सस्ता तेल खरीदने का ख्वाहिशमंद है, और यही वजह है मुमकिन तौर पर जो इंडिया अब ईरान को इंटरनेशनल फोरम पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वरना 2005, 6 और 9 की वोटिंग में इंडिया ने बराह रास्त ईरान की मुखालफत में वोट दिया था। उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। उस वक्त अमेरिका एक बेलगाम घोड़ा था और जिसको अपनी सुपर पावर होने पर बड़ा मान था, लेकिन आज हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। शायद यही वजह है कि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, अब वो अमेरिकी तसलसल से पीछे हटती जा रही है और उस पर अमेरिकी तसलसल कम होता जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से इंडिया ऐसे फैसले कर रहा है जो उसको खुद मुफाद देते हैं, जो उसके अपने इंटरेस्ट में है। रूस यूक्रेन जंग के ऊपर भी इंडिया ने वाज़ेह स्टैंड लेते हुए अमेरिका की मुखालफत करते हुए रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया। और अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं, तो वो उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर ईरान के खिलाफ वोट ना करे इंडिया। इसलिए इस बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? इस बदले में इंडिया को ईरान की तरफ से सस्ता तेल देने की यकीन दहानी कराई जा रही है, और ये मामला अभी इब्तदाई मराहल में है। लेकिन देखना होगा कि क्या रूस यूक्रेन जंग की तरह इसे ईरान के मौके पे भी इंडिया अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया ने जब भी रूस यूक्रेन जंग पर रूस की मुखालफत नहीं की, उसकी वजह यही बताई है कि अगर हम तेल ले रहे हैं तो इस हमारे साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी रूस से मुकम्मल तौर पर तेल और गैस खरीद रहा है। इसलिए अमेरिका का सिर्फ इंडिया को कसूरवार ठहरा देना गलत है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और अगर इंडिया ने ईरान से तेल की खरीदारी शुरू कर दी तो वो सच में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, और इंडिया ना चाहते हुए भी किसी न किसी हद तक अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकता है। 2015 में एक आलमी मुआहदा हुआ था अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का ईरान के साथ। उसमें यही कहा गया था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद कर देगा तो उस बदले में अमेरिकी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन जनवरी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया तो उन पर इसराइली स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मुसलसल दबाव डाला जा रहा था कि इस डील को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल का कहना था कि ईरान इस डील की आड़ में अपने दोनों मफाद ले रहा है। एक तरफ तो उस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ कम हुई हैं, और दूसरी तरफ वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखे हुए हैं। और बहुत जल्द, सिर्फ 1 साल और 4 माह के वक्फे से मई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली स्टैब्लिशमेंट के दबाव में आकर इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया था और ईरान पर दोबारा से पाबंदियाँ आयद कर दी थी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से दोबारा दोनों फ्री कैंप की तरफ से लचक दिखाई जा रही है, और अमेरिका और इंडिया इसी लचक का फ़ायदा उठाते हुए चाहता है कि वो रूस की तरह ईरान से भी सस्ता तेल खरीद ले, क्योंकि इस वक्त भी इंडिया में महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुसलसल तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने बगैर किसी वजह से ईरान में अपने मौक़िफ़ को नरम नहीं किया, बल्कि इसकी वजह ईरान की चीन और रूस के साथ बेमिसाल दोस्ती है, जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के ऊपर अपने मौक़िफ़ को तब्दील करे, क्योंकि गुजरे हुए वक्त में ईरान ने रूस और चीन के साथ अपनी दोस्ती को इस कदर मजबूत कर लिया कि वो उसे अब अपने एक सहारे के तौर पर देखता है। 2020 में हमने देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डील हुई थी जब चाइना ने अगले 20 सालों के लिए $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया था। इसके साथ साथ इसी साल फरवरी में
इब्राहिम रईसी जो ईरान के नौ मुंतखब सदर हैं, उन्होंने रूस का दौरा किया था काफ़ी अरसे के बाद। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम ईरान और रूस की दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो ये 2-3 मामलात हैं जिनकी वजह से अमेरिका को अपना मौक़िफ़ नरम करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर सऊदी अरब और इसराइल का दबाव भी बरकरार है, क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल ईरान को इस खित्ते में अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखते हैं। अगर आने वाले दिनों में ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां नरम हो जाती हैं, फिर तो इंडिया के लिए ईरान से तेल लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2019 में ईरान इंडिया को तेल बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क था और इंडिया चाहता है कि फिर से ऐसा हो, क्योंकि रूस की निस्बत ईरान से तेल खरीदना इंडिया के लिए ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि बीच में मुसाफत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी रूस की निस्बत। इसलिए इंडिया ने रूस के बाद ईरान पर नज़र रख ली है सस्ते तेल के लिए। लेकिन इसमें अमेरिकी इक़्तिसादी पाबंदियों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अगर अमेरिका अपनी पाबंदियाँ उठा लेता है फिर तो इंडिया के हक़ में ये बात चली जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका अपनी पाबंदियाँ नहीं उठाता और फिर भी भारत बज़िद रहता है ईरान से तेल खरीदने पर, तो शायद अमेरिका बदले के तौर पर इंडिया पर कुछ ना कुछ पाबंदियाँ आयद कर दे। लेकिन ये बात अच्छी है कि गुजरे हुए कुछ सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होती जा रही है और इंडिया अब अमेरिका को उस कदर ख़ातर में नहीं लाता जिस तरह कभी लाया करता था। शायद इंडिया को समझ आ चुकी है कि आने वाला वक्त रूस और ईरान, चाइना, इन पूरे इलाके का है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।